नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खबरों के हमारे खास बुलेटिन MPCG 2020 में आपका स्वागत है। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से, हटा से बड़ी खबर, जहां पर IBC 24 के दमोह के संवाददाता पर हमला हुआ है। जितेंद्र गौतम पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। खबर चलाने को लेकर संवाददाता पर हमला किया गया है। 3 युवकों ने मिलकर जानलेवा हमला किया है। अखिलेश गर्ग, विपिन और राजेंद्र तिवारी इन युवकों के नाम है जिन्होंने हमला किया है। आरोपियों ने मिलने के बहाने बुलाया और फिर हमला किया। घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगरोन थाना की यह घटना है। तो दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर IBC 24 के संवाददाता पर हमला किया गया है। जितेंद्र गौतम पर हमला किया गया चाकू से। खबर चलाने को लेकर संवाददाता पर हमला किया गया है। 3 युवकों ने मिलकर जानलेवा हमला किया है। अब उन 3 युवकों के नाम सुन लीजिए। अखिलेश गर्ग, विपिन और राजेंद्र तिवारी इनके नाम है जिन्होंने हमला किया है। आरोपियों ने मिलने के बहाने बुलाया और फिर हमला किया। घायल संवाददाता को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगरोन थाना की यह घटना है। तो दमोह के संवाददाता पर हमला किया गया। IBC 24 के दमोह संवाददाता पर हमला हुआ है। जानलेवा हमला हुआ है। 3 युवकों ने हमला किया है। जितेंद्र गौतम पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। तो हटा से बड़ी खबर, जहां पर IBC 24 दमोह के संवाददाता पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 युवकों ने मिलकर जानलेवा हमला किया है। अखिलेश गर्ग, विपिन, राजेंद्र तिवारी इनके नाम है जिन युवकों ने हमला किया है। थाना की घटना है। घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेश, फिलहाल जितेंद्र की तबीयत कैसी है और उन 3 युवकों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, पुलिस जितेंद्र गौतम पर हमले के बाद तत्काल ही मगरोन थाना पुलिस उन्हें सिविल अस्पताल हटा लाई थी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तीनों युवक जो जितेंद्र गौतम ने खुद बयान STOP हटा के सामने बयान अस्पताल में दिए हैं, और इनमें अखिलेश गर्ग और एक राजेंद्र तिवारी और विपिन तिवारी 3 लोगों पर हमले के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पत्रकार जितेंद्र गौतम को तीनों हमलावरों ने फोन करके मगरोन गांव बुलाया और जैसे ही वह पहुंचे तो अचानक से लगातार चाकुओं से हमला किया, जिसमें उनके हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई, जिन्हें तत्काल ही इस अपने ऊपर हमले की सूचना सोशल मीडिया और मगरोन पुलिस को जितेंद्र गौतम के द्वारा ही दी गई है। और घटना के बाद तत्काल ही जो दमोह पुलिस अधीक्षक हैं राकेश कुमार सेन ने घटना को संज्ञान में लिया। हटा SDOP को पूरे मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद नरेश, सवाल ये उठता है कि ये तीनों जो युवक है, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि एक चैनल के संवाददाता पर, नंबर 1 न्यूज चैनल के संवाददाता पर इस तरीके से हमला करते हैं। बिल्कुल, ये सवालों में है। जिला प्रशासन भी सवालों में, लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, और जो निर्माण एजेंसियां हैं या ठेकेदार हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पत्रकारों पर अब हमले पर भी आमादा हो गए हैं। और जैसा कि जितेंद्र गौतम पीड़ित पत्रकार द्वारा खुद बताया गया है कि उन्होंने मगरोन सगरोन में कुछ स्टाफ डैम जो RES विभाग से चल रहे थे, इनकी खबर प्रकाशित की थी, और उसके बाद प्रशासन ने इनको निरस्त करने की भी बात जो संवाददाता को आश्वासन दिया था, शायद इसी से नाराज होकर इन लोगों ने हमला किया है। जी पुलिस फिलहाल कार्रवाई की बात करते हैं। नरेश, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस से हमारी जो बात हुई है, उनका सीधा तौर पे कहना था कि पहले इलाज और अस्पताल ले जाने की प्राथमिकता है, बाकी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस अपने स्तर पर की जाएगी और सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार की बिरादरी की बात करते हैं। पत्रकार बिरादरी में फिलहाल इस घटना को लेकर क्या रिएक्शन है? आगे भी क्या, पहले भी क्या इस तरह की घटनाएं सामने आई? क्या कभी किसी पत्रकार पर इस तरीके से हमला आगे ना हो? जैसे ये मामला संज्ञान में आता है, पत्रकारों ने तत्काल ही इसको सोशल मीडिया के सामने से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और पत्रकार जो है हटा भी सिविल अस्पताल हटा भी पत्रकारों का ग्रुप पहुंचा हुआ है। दमोह जिला अस्पताल में भी पत्रकार पहुंचे और सामूहिक रूप से सोशल मीडिया और SP पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग पत्रकारों द्वारा की गई है। और रुकेंगे इस वक्त वीरेंद्र बहादुर सिंह SDOP इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। SDOP साहब, हौसले कितने बुलंद है? देखिए, युवकों के पत्रकार पर हमला करते हैं। आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी? ये 3 युवक पत्रकार पर हमला करते हैं, इनके हौसले कितने बुलंद है? क्या कार्रवाई करेंगे सर आप? चलिए, उनका फोन कट गया है, लेकिन हमने सवाल पूछा है। SDOP साहब हमसे फोन लाइन पर जुड़े थे और
फिलहाल हमारे सहयोगी नरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, क्या पहले भी इस तरह की घटना हुई है? पत्रकार पर कभी हमला हुआ है इस क्षेत्र में? जी, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन लगातार इस प्रकार के गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब माफियाओं द्वारा एक मतलब चाकुओं से इस तरह का हमला किया गया है पुलिस। नरेश, इन तीनों के बैकग्राउंड बताइए। 3 युवक कौन कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके विषय में अभी कोई भी जानकारी फिलहाल पुलिस सामने नहीं आ पाई है। बताया यही जा रहा है कि यह जो निर्माण कार्य देख रहे थे, अब ये कौन है, निर्माण एजेंसी से जुड़े लोग हैं या ठेकेदार हैं या ये इनके नाम से कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पुलिस जांच में ही यह सामने आ पाएगा। पुलिस इस संबंध में अभी पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। पुलिस का सीधा कहना है कि पहले जो पीड़ित पत्रकार हैं उनको उचित इलाज मिल जाए, उसके बाद पुलिस कार्रवाई तत्काल की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए नरेश, एक बार फिर यहाँ पर आपको रोकेंगे। वीरेंद्र बहादुर सिंह एसडीओपी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, फिलहाल इन तीनों युवकों के हौसले देखकर समझ में आ रहा है, इतने बुलंद हौसले हैं कि पत्रकार पर हमला करते। क्या कार्रवाई करेंगे सर आप? तीनों अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 पार्टियां अलग अलग एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उनके घरों पर खड़ी हैं। जिस गाँव के वो रहने वाले हैं जी, उनके घरों पे हमारी 3 पार्टियां खड़ी हुई हैं। तीनों पार्टियों का नेतृत्व एक सब इंस्पेक्टर कर रहा है। जल्दी मिल जाएंगे वो। बैकग्राउंड की बात करते हैं वीरेंद्र जी, क्या बैकग्राउंड, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? अभी नाम पता लगे हैं उनके, जी नाम उनके ज्ञात हुए हैं केवल। वीरेंद्र जी, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे जो संवाददाता है नरेश मिश्र, वो बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हमले हुए हैं पत्रकारों पर। फिलहाल इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या करेंगे आप? कोई घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई। ये जो घटना हुई है जी, जो IBC24 हमारे संवाददाता पर जो हमला हुआ है, फिलहाल उस पर आगे क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? गिरफ्तार हो जाएंगे सभी लोग। जी वीरेंद्र जी, ठीक है जी। फिलहाल उन युवकों की कोई जानकारी मिल पाई है आपको, कोई लोकेशन उनकी? उनके अपराधियों के घर पे पुलिस खड़ी है। अपराधियों के घरों पे खड़ी है, इधर उधर होंगे, अंधेरा है, कहीं न कहीं वहाँ छिपे होंगे, निकले आएंगे। तो घर पर मौजूद है, उनकी लोकेशन क्या मिल पाई है? पकड़ क्यों नहीं पा रहे, क्या इसकी कोई जानकारी, कोई मोबाइल लोकेशन? जल्द पकड़े जाएंगे, जल्द पकड़े जाएंगे। चलिए वीरेंद्र जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह कह तो रहे हैं कि जल्दी पकड़ लिए जाएंगे, पुलिस तैनात कर दी गई है अपराधियों के घर पर, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक वो 3 युवक पकड़े नहीं गए हैं और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। इस पर उनका कहना है कि कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। नरेश, हमारी बात हो रही थी एसडीओपी साहब से, कह रहे हैं कि पुलिस तो खड़ी है लेकिन अभी तक तो पकड़े नहीं गए। नरेश, बिल्कुल, दमोह पुलिस अधीक्षक से भी हमारी लगातार इस संबंध में बात हो रही है। उनका भी कहना है कि वो आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, जो भी हो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, पहले इलाज हो जाए। और संभवतः जिला पुलिस अधीक्षक जो है खुद अब से कुछ देर बाद जिला अस्पताल पहुंचने की उन्होंने बात की गई है। जैसे ही जितेंद्र गौतम जिला अस्पताल पहुंचेंगे, संभवतः दमोह पुलिस अधीक्षक के और पुलिस विभाग के जो भी अधिकारी हैं वह खुद जिला अस्पताल पहुंचेंगे। पुनीत, बहुत शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जितेंद्र गौतम, दमोह के हमारे संवाददाता पर हमला हुआ है। अब इसके बाद एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह जिनसे चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि उस पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी और एसपी भी कह रहे हैं। बढ़ते आगे, रायपुर स्थित सीएम हाउस में आज हरेली तिहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। हरेली तिहार की शुरुआत गोधन और कृषि उपकरणों की पूजा के साथ हुई और इसके बाद सीएम हाउस में लगाई गई कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का सीएम भूपेश ने अवलोकन किया। इसके बाद सीएम गेड़ी चढ़े, पारंपरिक रहचुली झूला में झूले और भौरा भी चलाए। इसके बाद नृत्य संगीत का कार्यक्रम हुआ और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने राउत और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी। सीएम भूपेश बघेल भी खुमरी और आकर्षक जैकेट पहनकर राउत नाचा में उन्होंने हिस्सा लिया। हरेली के मौके पर सीएम हाउस को पारंपरिक तरीके से सजाया गया था। तो ये 5 तस्वीर आज दिन भर हुए कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। हरेली पर पिछली बार भी सीएम हाउस में बहुत जोरदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस बार भी छत्तीसगढ़ी लोक कला आज से, क्योंकि हरेली के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में लोक पर्वों की शुरुआत हो चुकी है। तो ये 5 तस्वीर आज सीएम हाउस में किस तरीके से हरेली तिहार को मनाया गया है ये समझा जा सकता है। तो पहली तस्वीर गोधन पूजा की सीएम ने, दूसरी तस्वीर में उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। राउत नाचा में भी वो शामिल हुए और गेड़ी भी चढ़े, जो कि बहुत बैलेंस करना होता है। इस गेड़ी को चलने के लिए बहुत ध्यान रखना होता है। गांव में ये परंपरा धूमधाम से मनाई जाती है। रहचुली झूला, जो छोटा सा झूला जो मेले में लगता है, उसमें भी सीएम झूलते हुए नजर आए। परिवार के साथ नजर आए मुख्यमंत्री।
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े परिवार के सदस्य नजर आए। प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ी लोक पर्व पर लोक कला से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन यहाँ मुख्यमंत्री ने किया। ये 5 तस्वीरें ये बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ी जो त्योहार है हरेली, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, गांव में धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आज से लोक पर्वों की शुरुआत होती है और आज सीएम हाउस में भी रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन है। सबसे जरूरी कोई भी त्योहार मनाए तो मन में उत्साह होना चाहिए और उत्साह बनाए बर वो वातावरण हमन ला देख आवश्यकता है। और वातावरण बनते जब किसान के मजदूर के घर में समृद्धि आती, अनाज के कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पशुधन के अभाव नहीं होना चाहिए, तब ये त्योहार ला सब मनाथन हमन। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में परंपरागत ढंग से हरेली का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर गांव में किसानों ने हल और कृषि उपकरणों की पूजा की, तो वहीं बच्चों ने गेड़ी का परंपरागत खेल भी खेला। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में हरियाली के प्रतीक हरेली त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही किसान खेतों में अच्छे फसल की कामना के साथ पूजा करते नजर आए। रायगढ़ में भी हरेली की धूम देखने को मिली। तीसरी तस्वीर महासमुंद के लाफिन खुर्द ग्राम पंचायत के, जहां पर हरेली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। पारंपरिक व्यंजन के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो ये 3 तस्वीर छत्तीसगढ़ के 3 इलाकों की। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही। विधानसभा स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति के साथ ही बीजेपी अब जिलों में जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। 19 जुलाई को भोपाल में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में जिला चुनाव प्रभारी की लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। बीजेपी ऐसे नेताओं को जिला चुनाव प्रभारी बनाएगी जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर नंद कुमार साय के अपमान का आरोप लगाया है। कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उनका अपमान किया गया। नंद कुमार को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई, जो निंदनीय है। वहीं आगे कहा कि नंद कुमार साय के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने नंद कुमार साय का इतने साल तक अपमान किया, कांग्रेस उनका पूरा सम्मान करती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी के ग्वालियर आने से कुछ नहीं होने वाला। पहले भी कांग्रेस को परास्त कर चुके हैं और इस बार भी करेंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों के संयुक्त बैठक को ठग बंधन बताया और कहा कि ये जनता को गुमराह करने वाला ठग लोगों का एक गठबंधन है जो बिना आधार के आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस में थी जब कांग्रेस को हम लोग परास्त कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर उनके आगमन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत लेकर बनेगी। पक्षियों का जो गठबंधन है ये ठग बंधन है, जनता को गुमराह करने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और 4 दिन का यह सत्र कांग्रेस सरकार का आखिरी सत्र होगा। सत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कथित शराब घोटाला, रेल घोटाला, भर्ती घोटाला, गौठान घोटाला, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और प्रताड़ना सहित अन्य मामलों में सरकार को घेरेगी। भाजपा की तैयारी पर कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि भाजपा विधायकों को यह अच्छे से मालूम है कि उनके इस प्रस्ताव का क्या हश्र होने वाला है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर मीडिया से बात की। गृह मंत्री ने जैन परिवार के बच्चे का खाना करवाने को लेकर
खतना करवाने को लेकर कहा कि मामले में गंभीर धारा लगाई गई और आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ने नहीं दी जाएगी, हमें इस तरह की मानसिकता को बदलना और कुचलना है। वहीं कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा और बीजेपी के आदिवासी इलाकों से विकास पर्व की शुरुआत पर गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखकर यात्रा कर रही है। आप पिछले 3 साल का इतिहास देख लीजिए, बीजेपी जनजातीय बंधुओं के लिए लगातार काम कर रही है। रायपुर में कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जो नजारे हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल्ली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हैं। कुछ घंटों की बारिश में शहर के रेलवे अंडरब्रिज में 2.5 फीट तक पानी भर गया। इनमें दोपहिया और साइकिल चालकों और छोटी कारों का निकलना मुश्किल हो गया। वहीं ददर सिवनी, परसुलीडी, टेकारी जैसे कुछ इलाके तो जैसे कट से गए। ददर सिवनी से परसुलीडी के रास्ते में नाले का उफान किसी नदी की तरह नजर आया, तो कई फीट तक का पानी तेज धारा में यहाँ बहता नजर आया, जिससे हजारों लोग शहर से कट गए। अगर शहर आना है तो लोगों को 9 किलोमीटर तक घूमना पड़ रहा है। यहाँ पिछले 3 दिन से पुलिया का निर्माण चल रहा है जो कि अधूरा है। वहीं ददर सिवनी के नाले में से भी पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जिससे लोग खतरा मोल लेकर गुजर रहे हैं। अभी तो पहली बार आ रहे हैं, फिर बिल्कुल वो रास्ता भर गया है, तो वो खतरनाक तो है ही। अभी और बारिश होगी तो और खतरनाक हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ बहुत खतरा है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? नहीं, यही एक रास्ता है। सवेरे कुछ काम से मैं आया था, उस समय पानी कम था। जब 9 बजे के आसपास आया तो लगभग 2 से 3 फीट के आसपास यहाँ पर पानी था। और खतरा इसमें तो रोड प्रशासन बनाएगा तब ना। ये तो आज नहीं कितने दिनों से है, ऐसे बरसात में इधर आना जाना बंद हो जाता है। इतना समस्या हो रहा है, आने जाने में बड़ा दिक्कत होता है। अब कोई बोलेगा कि उधर दूर से घूम के आओ तो कैसे आएगा? मतलब अपने घर से 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा कहीं जाना है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।